Good morning, students. Today we will discuss the next part for the search of genetic material, that is the properties of genetic material. Most awaiting topic of this chapter, जिसका सबसे ज्यादा हम वेट कर रहे थे, ये वो वाला टॉपिक है जिसमें आपको अभी तक बार बार जो हम टर्म यूज कर रहे थे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में या सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल में दो एक्सपेरिमेंट्स डिस्क्राइब करे थे। फर्स्ट वन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बाय ग्रिफिथ एंड सेकंड हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा था रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया का एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर, जिसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ओसवाल्ड अवेरी, कोलिन और मैकार्टी ने किया था, जिन्होंने शो किया था कि एक्चुअल में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। हालांकि वो कन्विंस नहीं कर पाए थे बाकी कंटेम्पररी बायोलॉजिस्ट को। उसके बाद हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट हमने स्टडी किया, तो उसमें हमने देखा कि उन्होंने बैक्टीरियोफेज का यूज किया था और उन बैक्टीरियोफेज को रेडियोएक्टिव बैक्टीरियोफेज में कन्वर्ट किया। एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है कि जो बैक्टीरियोफेज या वायरसेस हैं, किसी भी वायरस या जो बैक्टीरियोफेज है उसको हम आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैंने आपको हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट में जो बताया था कि उन्होंने उनको कल्चर किया था, ग्रू किया था रेडियोएक्टिव फास्फोरस और रेडियोएक्टिव सल्फर मीडियम पे। तो उसके पीछे क्या लॉजिक था? एक्चुअल में आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर सबसे पहले बैक्टीरियल सेल ग्रो की जाती है और उसके ऊपर वायरसेस को इन्फेक्ट कराया जाता है। जब बैक्टीरियल सेल्स ग्रो करते हैं तो वायरस भी उसके अंदर डेवलप करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने उसको ग्रू किया था। और जिन बैक्टीरियोफेज से उन्होंने बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट कराया था, यानी कि जिसमें रेडियोएक्टिव फास्फोरस था, जब उससे इन्फेक्ट कराया तो उन्होंने अपना जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल दिया। बैक्टीरियल सेल के अंदर वो केमिकल देखने को मिला। अब फास्फोरस जब रेडियोएक्टिव होता है तो वो किसके अंदर इनकॉर्पोरेट होता है? डीएनए में। इसका मतलब डीएनए ही बैक्टीरियल सेल के अंदर गया था। प्रोटीन जो पार्ट होता है वो वायरस का बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं गया था। दूसरे केस की बात करें तो वहां पे जो बैक्टीरियोफेज है उसको ग्रो किया गया था सल्फर के अंदर, रेडियोएक्टिव सल्फर में, S35 में। रेडियोएक्टिव सल्फर किसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो सकती है? प्रोटीन के अंदर, क्योंकि डीएनए में तो सल्फर होता ही नहीं है। इसका मतलब ये जो जितने भी बैक्टीरियोफेज होंगे उसका प्रोटीन पार्ट रेडियोएक्टिव बन जाएगा। जब ऐसे बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए रखा गया या इंक्यूबेट किया गया तो उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल दिया। अब बैक्टीरियल सेल को दोबारा से एनालाइज किया गया, उनके अंदर कोई रेडियोएक्टिविटी नहीं मिली। इसका मतलब रेडियोएक्टिव कौन था यहाँ पे? प्रोटीन। और प्रोटीन बैक्टीरियल सेल में गया नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। तो अनइक्विवोकल प्रूफ मींस क्लियर कट प्रूफ हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट ने प्रोवाइड कर दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। तो अब उसी पॉइंट को आगे लेके चलते हैं हम, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो हम स्टार्ट करते हैं हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट से। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट clearly showed that DNA is the genetic material and not protein। उन्होंने शो किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। पहली चीज, बाद की स्टडीज में पता चला, लेटर स्टडीज showed that some of the viruses have RNA as the genetic material। RNA as the genetic material। बाद की स्टडीज से पता चला कि जो वायरसेस है, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता बल्कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। एग्जाम्पल, टोबैको मोज़ेक वायरस,
टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV, QB बैक्टीरियोफेज, इसके अलावा पोलियो वायरस, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इन सब के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल था, जबकि वहां पे पता चला था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। दोनों को कंपेयर किया गया, एक कंक्लूजन निकाला गया, डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट genetic material in most of the living organisms. मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, एक्सेप्ट सम वायरसेस, सिर्फ कुछ वायरसेस को छोड़ के बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अब जो डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है और जो आरएनए है वो मैसेंजर और अडेप्टर की तरह काम करता है। ये दोनों चीजें एक्सप्लेन की जा सकती हैं बिकॉज ऑफ केमिकल, दैट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। इनके केमिकल स्ट्रक्चर के डिफरेंस के बेस पे इनके जो रोल है उनको अलॉट किया गया है। डिफरेंस इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर, difference in their chemical structure leads to, इनके केमिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस की वजह से डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है प्रीडोमिनेंटली, मींस मेनली उसका यही काम है, जबकि जो आरएनए है उसका जो चीफ वर्क है, मींस कुछ के केस में वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है वायरसेस में, कुछ वायरसेस में उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह पे जो आरएनए वो क्या काम करता है, दैट एक्ट्स एज ए मैसेंजर। मैसेंजर मींस मैसेज लेके आने वाला। जो डीएनए है वो यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर पैक होता है और सारी जो मशीनरी है प्रोटीन को बनाने वाली वो साइटोप्लाज्म में होती है। तो न्यूक्लियस के अंदर से सारी इंफॉर्मेशन को बाहर लेके आने का काम कौन करता है, आरएनए। आरएनए डीएनए के सारे इंफॉर्मेशन को बाहर लेके आता है और फिर उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से प्रोटीन को बनाने में मदद करता है, मींस अडेप्टर का काम भी करता है। या आगे हम स्टडी करेंगे कि अडेप्टर क्या होता है, किस तरीके से ये अडेप्टर का रोल प्ले करता है। तो ये इनके केमिकल स्ट्रक्चर के डिफरेंस के बेस पे होता है। अगर अब हम बात करें केमिकल स्ट्रक्चर या डिफरेंस बिटवीन द आरएनए एंड डीएनए, आरएनए और डीएनए के केमिकल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। डीएनए एंड आरएनए, तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही होता है कि जो डीएनए है उसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, जबकि आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है राइबोज शुगर। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या होता है, डीएनए के अंदर थाइमिन प्रेजेंट होता है एट द प्लेस ऑफ यूरासिल, यानी कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस है एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है एंड थाइमिन। थाइमिन जिसको मैंने आपको बताया था दैट इज द 5 मिथाइल यूरासिल। जब मैंने आपको उनके स्ट्रक्चर बताए थे तो वहां पे बताया था कि जो थाइमिन है वो 5 मिथाइल यूरासिल होता है, तो यहाँ पे ये थाइमिन प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पे देखा जाए ए, जी, सी एंड यू, यहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट होता है। थर्ड डिफरेंस अगर डीएनए और आरएनए में देखा जाए तो डीएनए के केस में जो सेकंड प्राइम कार्बन है राइबोज की, जिसको हम डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं, वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, वहां पे सिर्फ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो जिसके बेस पर हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है और ये राइबोज शुगर है। तीसरा ये हो सकता है कि जनरली डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड मोस्ट ऑफ द केस में डबल स्ट्रैंडेड होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड ही होता है। मोस्ट ऑफ द केस में, ऑलमोस्ट केसेस में डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि अगर आरएनए की बात करें तो ऑलमोस्ट केसेस में ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक ही स्ट्रैंड होता है। तो ये
इनका बेसिक डिफरेंस है स्ट्रक्चर के बेस पे। तो इनके केमिकल स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस है। तो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर है, वहां पे राइबोज शुगर होती है। इसमें 4 जो नाइट्रोजन बेस है वो है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। यहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। यहाँ पे जनरली डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, जबकि आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर द वेरियस क्राइटेरिया फॉर अ मटेरियल टू बी अ जेनेटिक मटेरियल। कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल होगा और कौन से मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकते हैं। मींस किन मॉलिक्यूल्स को हम जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं, क्या क्राइटेरिया उन मॉलिक्यूल्स को फुलफिल करना पड़ेगा जिसके बाद हम उनको जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारी सोसाइटी में सीनियर सिटीजन होते हैं, तो उनकी एक एज का क्राइटेरिया होता है कि जिनकी एज 55 से अबव होती है या उसके आसपास होती है। जनरली 55 से अबव वालों को ही सीनियर सिटीजन में काउंट किया जाता है। तो एक क्राइटेरिया हो गया कि जिसकी एज उससे ऊपर है, या किसी एग्जाम को देने के लिए क्वालिफिकेशन होती है, वो क्राइटेरिया होता है कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन इतनी, आपके इतने परसेंट मार्क्स हैं तो ही उससे ऊपर, या अगर आपने वो पर्टिकुलर मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो ही आप पर्टिकुलर एग्जाम में बैठ सकते हैं, या कुछ जो भी आपकी सर्विस है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या एक पर्टिकुलर जो सर्विस है उसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स में ऐसे कौन से क्राइटेरिया, जिस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद हम उसको जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं। तो ऐसे 4 क्राइटेरिया हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। Criteria for a material or for a molecule to be genetic material. क्या क्राइटेरिया होंगे एक मॉलिक्यूल के लिए टू बी अ जेनेटिक मटेरियल, कि हम उसको जेनेटिक मटेरियल बोल सकें। फर्स्ट, इट शुड बी able to generate its replica, that is duplication। क्या मतलब हुआ इसका? It should be able to generate its replica। replica का मतलब होता है कॉपी। तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर अपनी कॉपी खुद बना सकता है, अपने आप को डबल कर सकता है, तो ये पहला क्राइटेरिया, मीन्स उसको अपने आप को डुप्लीकेट करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। सेकेंड, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। वो स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए, उसके अंदर फ्रीक्वेंट चेंज नहीं आने चाहिए। थर्ड, स्टेबल तो होना चाहिए बट इट शुड ऑल्सो प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस। इट शुड ऑल्सो प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस। बहुत तेजी के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, स्लो चेंज अलाउ किए जा सकते हैं, दैट इज द म्यूटेशंस। इट शुड ऑल्सो प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस फॉर एवोल्यूशन और फॉर द पर्पज ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि जब तक स्लो चेंज नहीं होंगे वेरिएशन नहीं आएगी, और बिना वेरिएशन के एवोल्यूशन नहीं हो सकता है। स्ट्रक्चर या एक ऑर्गेनिज्म की जो रोल है वो चेंज नहीं हो सकता है। फोर्थ, it should be able to express itself in the form of Mendelian characters।
इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, और उस मटेरियल के अंदर ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, वो कोई ट्रेट प्रोड्यूस कर सके। अगर कोई मॉलिक्यूल ये चारों क्राइटेरिया फुलफिल कर लेता है तो हम उसको जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं। मीन्स वो अपनी कॉपी कर सकता हो, वो स्टेबल हो, उसके अंदर स्लो चेंजेस के लिए भी जगह हो, और फोर्थ वो मेंडल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हो, तब हम उसको जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं। अब यहां पे हम कंपेयर करेंगे वन बाय वन कि जो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स हैं, हम तीनों को कंपेयर कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम यहां पे ले रहे हैं कि इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, तो पहले इसी पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, अपने आप को डुप्लीकेट या अपनी कॉपी बनाने की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होना जरूरी है। अब अगर हम देखें तो न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप होते हैं, डीएनए और आरएनए। हम वहां पे स्टडी कर चुके हैं कि डीएनए के अंदर या न्यूक्लिक एसिड के अंदर बेस पेयरिंग या कॉम्प्लीमेंट्रिटी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को ये कह सकते हैं डुप्लीकेट कर सकते हैं। यानी कि जब हमने पढ़ा था डबल हेलिक्स मॉडल में, केल्विन चार्गफ ने कहा था कि अगर एक साइड में ए प्रेजेंट है तो दूसरी साइड में उसके टी प्रेजेंट होगा। मीन्स अगर एक सीक्वेंस हमें पता है एक न्यूक्लियोटाइड पे, तो दूसरा सीक्वेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। तो बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्रिटी ये डीएनए और आरएनए को एक एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं अपने आप को रेप्लिकेट करने की, लेकिन प्रोटीन के अंदर ऐसा कॉम्प्लीमेंट्रिटी या बेस पेयरिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन अपने आप को डुप्लीकेट नहीं कर पाती है। तो पहले स्टेप में ही प्रोटीन इस रेस से बाहर हो जाती है, वो अपने आप को डुप्लीकेट नहीं कर सकती, इसलिए उसको बाहर कर दिया जाता है। बोथ टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, that is DNA and RNA, both types of nucleic acid, DNA and RNA have the ability to duplicate itself due to base pairing and complementarity, but protein doesn't have base pairing and complementarity property, hence can't duplicate itself. तो पहला जो पॉइंट है कि जो जेनेटिक मटेरियल जिसको हम बोलने जा रहे हैं, उस जेनेटिक मटेरियल के अंदर एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो अपने आप को डुप्लीकेट कर सके। तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड के डीएनए और आरएनए के अंदर तो ये कैपेबिलिटी है कि वो अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं। किस बेस पे? क्योंकि उनके अंदर बेस पेयरिंग हो सकती है, उनके अंदर कॉम्प्लीमेंट्रिटी प्रेजेंट होती है। एक स्टैंड के ऊपर जो सीक्वेंस है उसके बिहाफ पे दूसरे स्टैंड के सीक्वेंस को कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन ऐसी कॉम्प्लीमेंट्रिटी या बेस पेयरिंग प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। तो प्रोटीन खुद इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है अपनी सिंथेसिस के लिए, तो वो अपनी दूसरी कॉपी तैयार नहीं कर सकता। इसलिए पहले स्टेप में जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल की रेस से बाहर हो जाता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट कहता है इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल should be stable
and should not undergo change, should not undergo change with stages of life cycle, stages of life cycle, age and physiological condition, physiological conditions of body. केमिक जो जेनेटिक मटेरियल है, जो मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करने वाला है, वो मटेरियल स्टेबल होना चाहिए एंड शुड नॉट अंडरगो चेंज विथ should not undergo any change with stages of life cycle, age and physiological condition of body. Means life cycle की stages, लाइफ साइकिल की स्टेजेस का मतलब होता है जैसे हमारे केस में जुवेनाइल स्टेज आती है, फिर मैच्योरिटी स्टेज आती है, फिर एजिंग आती है बर्थ के बाद, तो स्टेज बदल रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जेनेटिक मटेरियल अगर जुवेनाइल स्टेज में देखें तो वहां पे अलग हो, मैच्योरिटी में अलग हो गया है और एजिंग में अलग हो गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी कंडीशन एक जैसी रहनी चाहिए, एज के साथ नहीं बदलना चाहिए कि कितनी एज के बाद वो बदल जाएगा। फिजियोलॉजिकल कंडीशन मीन्स आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ होगी और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो प्रॉपर्टी कुछ और हो जाएगी, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे जेनेटिक मटेरियल की स्टेबिलिटी डिपेंड नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं डीएनए और आरएनए की, क्योंकि रेस में दो ही बचे हैं। अब इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि ये कितने स्टेबल हो सकते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल स्टेबल या डीएनए या आरएनए स्टेबल होता है, इसके लिए स्टेबिलिटी का जो बेस्ट एविडेंस वो आया था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से। बेस्ट एविडेंस फॉर द स्टेबिलिटी of nucleic acid, nucleic acid came from Griffith's experiment. ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से पहली स्टेबिलिटी के लिए एविडेंस आया था। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, वहां पे उन्होंने S10 बैक्टीरिया को हीट किल कर दिया था और फिर उसको R10 जो लाइव थे उनके साथ इंक्यूबेट किया। जब इंक्यूबेट किया तो पता चला कि जो S10 बैक्टीरिया है उसने R10 को चेंज कर दिया। तो यहाँ पे क्या एविडेंस निकल के आता है, क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है कि हीट ने बैक्टीरिया को तो किल कर दिया, लेकिन उसके अंदर के जेनेटिक मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज को हीट भी चेंज नहीं कर पाई। तो स्टेबिलिटी की कॉन्सेप्ट वहां से आ जाती है कि जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड स्टेबल होता है। सो बट बेस्ट एविडेंस फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लिक एसिड